Hello dear students, again Vinay is here to welcome you in the class of Physical Education and Sports Science। तो पहले जैसे कि हम यूजीसी नेट का सेकंड पेपर कर रहे थे फिजिकल एजुकेशन का, अभी हम यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर की जो हमने पहले एक यूनिट कंप्लीट कर ली थी टीचिंग एप्टीट्यूड की, तो टीचिंग एप्टीट्यूड से ही हम लोग शुरू करेंगे और ये फिर क्लास जो है वो कंटिन्यूस रहेगी आपकी, जिसमें पूरा का पूरा आपका यूजीसी नेट का जितना भी पेपर जब तक एग्जामिनेशन होता है तब तक कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका सिलेबस जो है वो फर्स्ट यूनिट का जो है वो कंप्लीट हो जाए, सॉरी फर्स्ट पेपर का। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट यूनिट हमने टीचिंग एप्टीट्यूड की पहले ही खत्म कर लिया है, तो आज थोड़ा सा रिवीजन करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि कितना आपको याद रह गया है। ठीक है, ये लगभग लास्ट या इसके बाद एक और मैं क्वेश्चन आंसर सीरीज एक ले लूंगा फर्स्ट टीचिंग एप्टीट्यूड की। ठीक है, और टीचिंग एप्टीट्यूड के बाद जस्ट बाद हम लोग रिसर्च एप्टीट्यूड शुरू कर देंगे। ठीक है, तो आज ज़्यादा टाइम नहीं खराब करते हुए फिर दोबारा से रिकमेंड करते हैं क्लास को और चलते हैं क्लास की तरफ। देखते हैं पहले क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करेंगे और आई होप दैट कि आपके आंसर्स मुझे थोड़ा सा और ज़्यादा प्रेरित करेंगे बाकी क्लास लेने के लिए। राइट, सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट द बेस्ट वे टू मेमोराइज इज, मेमोराइज करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका जो है वो क्या है? स्टडी फॉर लॉन्ग टाइम, ठीक है, रिपीटेड राइटिंग एंड रीडिंग, अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट, टू राइट द कॉन्सेप्ट, टू राइट द कॉन्सेप्ट। जल्दी से फटाफट इसका आंसर आपको लगाना है। ठीक है, जल्दी से मैं आपको 5 सेकंड देता हूँ, 5 से 6 सेकंड। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इतना ज्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, चलिए बढ़िया, बहुत अच्छे। आई होप दैट कि आपने अब टिक कर लिया होगा। चलिए अभी देखते हैं। देखिए आप स्टडी फॉर लॉन्ग टाइम, इससे तो कोई मतलब नहीं है। जैसे कि हम जो टीचिंग के लेवल्स की बात करें तो अंडरस्टैंडिंग लेवल आता है, सबसे पहले आपकी मेमोरी लेवल टीचिंग आती है। ठीक है, फिर उसके बाद अंडरस्टैंडिंग और फिर उसके बाद रिफ्लेक्टिव लेवल। तो ये क्या है, ये ऑटोनोमस, इसमें एक छोटा सा पार्ट आता है, बिल्कुल सही बात है उसकी। लेकिन जो मेन जो टीचिंग के लेवल्स देखे जाते हैं उसमें क्या होता है, आपका किससे शुरुआत होती है? उसमें आपकी शुरुआत होती है कहाँ से? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही आंसर है। ठीक है, तो मेमोराइजेशन से हम लोग शुरुआत करते हैं, हम फैक्ट्स को लर्न करने की कोशिश करते हैं। हम लोग क्या कर रहे होते हैं इस लेवल में, मेमोरी लेवल में हम लोग बेस्ड डेवलप कर रहे होते हैं। ठीक है, बेस को पूरी तरह से अच्छा बना रहे होते हैं जिससे कि जो हमारी अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल जो है वो काफी अच्छी रहे। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा आपका। रिपीटेड राइटिंग और रीडिंग अगर हम करते हैं तो क्या होगा, ये हमारी ये मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग आएगा। और इस मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग मेमोरी के लिए ही जानी जाती है, मेमोराइजेशन के लिए ही जानी जाती है। और ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होती है किसमें? आपके बच्चों के लिए, कि उनको हम फैक्ट्स लर्न करवाते हैं। ठीक है, बिकॉज उनकी जो लॉजिकल थिंकिंग है, क्रिटिकल थिंकिंग है, ये सारी डेवलप नहीं हुई होती है। तो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग जो है वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होती है किसमें? स्मॉल चिल्ड्रंस में। ठीक है, चलिए तो बी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। द एकेडमिक एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग एट स्कूल लेवल इज, द एकेडमिक एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग एट स्कूल लेवल, स्कूल लेवल पे जो एकेडमिक एस्पेक्ट्स है लर्निंग का वो आपका कौन सा है? ठीक है, ये आपका यूजीसी है, एनसीईआरटी है, एनईपीए है या फिर एनसीटी? फटाफट से आप आंसर करें, फिर उसके बाद में काफी सारे कॉन्सेप्चुअल चीजें इसके बारे में बताने वाला हूं आपको, जिससे कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है, वैसे अमूमन इससे रिलेटेड इसके ऑब्जेक्टिव्स पूछ ही लेता है कि पर्टिकुलर चाहे यूजीसी की बात करें या एनसीईआरटी की बात करें, एनपीए की बात करें या एनसीटी की। ठीक है, तो इनमें से हर बार लगभग 2 क्वेश्चन लगभग बनते हैं। ठीक है, चलिए फटाफट जल्दी, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, शाबाश। तो ज्यादातर बच्चों के आंसर मतलब सही आए। बी आंसर इसमें करेक्ट है कि एनसीईआरटी जो है वो एकेडमिक एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग है, उसके साथ डील करता है। ठीक है, अब इसकी कुछ और चीजें देख लेते हैं कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है उसका काम क्या है। ठीक है, इससे रिलेटेड वो पूछ लेता है। ठीक है, तो यूजीसी ग्रांट कमीशन सबसे पहले एस्टेब्लिश कब हुआ? इन 1953 एंड मेड अ सिचुएटरी ऑर्गेनाइजेशन एट 1956 में इसका यूजीसी का एक्ट बना। ठीक है, यूजीसी रिस्पॉन्सिबल फॉर किसके लिए? ये क्वेश्चन आता है इसमें, पूछता है वो कि ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? कोऑर्डिनेटिंग, डिटरमाइनिंग, मेंटेनिंग स्टैंडर्ड ऑफ हायर एजुकेशन। The University Grant Commission provide the recognition
टू द यूनिवर्सिटीज एंड इंडिया डिसबर्स फंड की जो बात होती है वो भी यही करता है, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस। ठीक है, यूजीसी हैज इस हेड ऑफिस के बारे में पूछ लेता है कि इसके हेड ऑफिस कहाँ पे हैं, और जो इसके रीजनल सेंटर्स हैं वो रीजनल सेंटर इसके कहाँ कहाँ पे हैं। तो आप ये बात भी जो रीजनल सेंटर वाली है वो भी आप याद रखेंगे। ठीक है, तो ये छोटी सी चीज है आपकी, मतलब जिसका जो हेडक्वार्टर है यूजीसी का वो कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। दूसरा, बेंगलोर, भोपाल, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता और पुणे में इसके रीजनल सेंटर्स हैं। और ये रीजनल सेंटर कितने हैं नंबर में, ये 6 रीजनल सेंटर हैं। ठीक है, नाउ वी विल मूव टू नेक। नेक की फुल फॉर्म पूछ लेता है, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल। अब इसका काम क्या होता है ये देखिए, इस ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या होता है कि ये ऑल ओवर इंडिया जो है वो असेसिस करता है एक्रेड के लिए। ठीक है, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो होते हैं उनको, उनमें क्या पड़ता है, आपने देखा होगा कि अक्सर ये होता है कि एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी है, जैसे A+ ग्रेड किसी यूनिवर्सिटी को मिला है, A++ ग्रेड किसी यूनिवर्सिटी को मिला है। ठीक है, तो वो ग्रेड्स जितने भी निर्धारित करता है वो कौन करता है, वो नेक ही करती है। ठीक है, और ये ऑटोनोमस बॉडी है। ठीक, किस यूनिवर्सिटी, बाय द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने इसको बनाया था, और हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है, बेंगलुरु। ठीक है, दूसरी और एक इम्पॉर्टेंट ड्राइव है, इसको आप याद रखेंगे, स्ट्राइड, STRID स्टैंड्स फॉर स्कीम फॉर ट्रांस डिसिप्लिनरी रिसर्च फॉर इंडियाज डेवलपमेंट इकोनॉमी। राइट, ये किसके लिए है, ये पर्टिकुलर रिसर्च के प्रोजेक्ट्स जो करते हैं जिनकी लोकली रेलिवेंट हो वो प्रोजेक्ट, और लोकल लेवल पे उनकी जरूरत हो। ठीक है, और उनका सिग्निफिकेंस जो है वो ग्लोबल स्केल पे हो। राइट, तो इस टाइप की रिसर्च को सपोर्ट करने के लिए स्ट्राइड जो है वो हेल्प करती है। राइट, नाउ वी विल टॉक ऑन टू द एनसीटीई और एनसीईआरटी। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एनसीटीई इज टू अचीव प्लान coordinated development of the teaching education system, right? Throughout the country, the regulation and proper maintenance of the norm and standard in the teaching education system and for matter connected there within, right? तो इन सारे के सारे कामों को जो अंजाम देती है वो एनसीटी करती है। बाकी इफ विल टॉक अबाउट द एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी का बेसिकली काम क्या रहता है, अंडरटेकिंग का प्रमोट कोऑर्डिनेट रिसर्च इन द एरिया रिलेटेड टू स्कूल एजुकेशन। ठीक है, तो इतनी सी बात आप याद रखेंगे। दूसरा, ये प्रिपेयर करती है और पब्लिश किसमें, मॉडल टेक्स्ट बुक जो बनेंगी उनकी सप्लीमेंट्री जो मटेरियल्स रहेगा वो, न्यूज एटलस हो गए, जनरल्स आपके हो गए, डेवलपमेंट एजुकेशनल किट्स हो गई, मल्टीमीडिया या डिजिटल मटेरियल्स हो गए। तो इन सब पे भी जो काम करती है वो कौन करती है, एनसीईआरटी ही करती है। दूसरा, NEPA की बात करें तो ये क्या है, नेशनल एनवायरमेंटल पॉलिसी एक्ट है। ठीक है, तो ये किसके साथ डील करता है, ये पर एनवायरनमेंट के साथ डील करता है। राइट, ताकि एनवायरनमेंट में जैसे बहुत सारी वेलफेयर स्कीम्स आती रहती है। ठीक है, जैसे SGP और GDP की बात करें। ठीक, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्कूल इज ए सोशल एजेंसी विच, स्कूल एक सोशल एजेंसी है जो कि कंट्रीब्यूट टू राइज द सोसाइटी टू द हायर स्टैंडर्ड, converse and transmit to the people, has certain biological endowment, isolate a good one from bad one, right? देखिए, स्कूल एक ऐसी एजेंसी है जो क्या करती है, कंट्रीब्यूट करती है राइज ऑफ सोसाइटी और हाई स्टैंडर्ड के लिए। तो ये बात तो सही है, क्योंकि जो एजुकेशन है, जो स्कूल्स हैं, उनका काम क्या होता है, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर का, जो कि एजुकेशन का भी रियल लक्ष्य वही है, ऑल अराउंड डेवलपमेंट थ्रू मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। ठीक है, ये नहीं है कि हम किसी को एजुकेशन दे रहे हैं तो सिर्फ डिग्रियों के लिए एजुकेशन दे रहे हैं। एक्चुअली उसका मेन ये होता है कि आपको एक सक्सेसफुल इंसान बनाया जाए, जिससे कि आप सोशली, फिजिकली, मेंटली पूरी तरह से फिट हो पाए हर तरह के समाज में, या फिर आप में वो कैपेबिलिटी आ जाए कि आप हर तरह के एनवायरनमेंट के साथ डील कर पाए। कन्वर्स द ट्रांसमिट टू द पीपल, तो ये तो सीधा सीधा गलत हो जाएगा। सर्टेन बायोलॉजिकल इंडोमेंट से इसका कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, आइसोलेट गुड फ्रॉम बैड वन, ये नहीं है कि अच्छे लोगों को अलग करता है, बुरे लोगों को अलग करता है। ठीक है, वो बता जरूर सकता है कि किस तरह से चीजें अच्छी हैं, किस तरह से बुरी हैं, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन का काम जो है वो स्कूल्स का नहीं है। ऐसा नहीं होता कि एक खराब बच्चा अगर स्कूल में पहुंच जाएगा तो उसको निकाल दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि अच्छे बच्चों की दूसरी क्लास बना दी जाएगी, खराब बच्चों की दूसरी क्लास बना देंगे। राइट, तो हमारे पास दूसरी तो ये है कि अभी आप देखेंगे CPWD जो चाइल्ड है
उनको भी हम क्या करते हैं, एक ही क्लास में अब पढ़ाने की फैसिलिटी बहुत सारे स्कूल्स करते हैं, राइट। ऐसा नहीं होता कि कोई हैंडीकैप बच्चा है तो उसको अलग कर दिया जाए, या फिर कोई एक बच्चा ऐसा है जिसने कुछ वेट काइंड ऑफ द थिंग्स जो अनएक्सेप्टेबल सोशोलॉजिकल एक्ट कुछ किया हुआ है तो उसको स्कूल से बाहर कर दें, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, राइट। सो स्कूल इज ए सोशल एजेंसी विच कंट्रीब्यूट टू द राइज ऑफ सोसाइटी टू अ हायर स्टैंडर्ड। तो क्या हो जाएगा, ए आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज द टीचर जनरली आस्क क्वेश्चन टू hate people, ये थोड़ा सा सही कर लेना, hate people during the lecture, why? Teacher generally ask question to hate people during the lecture, क्यों, क्यों जो है टीचर हेट करते हैं कि ड्यूरिंग लेक्चर जो है वो ना पूछा जाए, ठीक है, बढ़िया। आर द स्टूडेंट्स लिसनिंग और अटेंटिवली to know which student is brilliant one, to know whether the student understanding the class conversation or not, to help the student। देखिए एक्चुअली होता क्या है, इसको आप सही कर लीजिएगा थोड़ा सा, ये थोड़ा सा प्रिंटिंग में ये हो गया है, ठीक है, राइट। तो एक टीचर होता है वो हमेशा ड्यूरिंग क्लास ये कहो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में बच्चों से क्वेश्चन कभी कभी क्यों पूछता रहता है, वो इसलिए पूछता रहता है ताकि बच्चे से ये जानकारी उसको पता चल पाए कि बच्चा जो है उनकी बातें, उसकी जो कन्वर्सेशन है उसको सुन भी रहा है या नहीं सुन रहा है, और ही इज डे ड्रीमिंग, वो कहीं दूसरी जगह मतलब सोच रहा है, ठीक है, राइट, बढ़िया, ठीक ठीक, सी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। एक्चुअली यूजीसी नेट में होता क्या है, प्रतीक बिल्कुल बात सही है आपकी। एक्चुअली ये नहीं होता कि आपको यूजीसी में बहुत सारे जो आंसर्स आपको दिए जाते हैं वो सारे के सारे गलत नहीं होते, यू हैव टू चूज द बेस्ट फिट आंसर, राइट। सो इसमें सी आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा, राइट। चलिए बढ़िया, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द कॉम्पिटेंट टीचर मस्ट हैव अ पीस ऑफ साउंड नॉलेज विद इन इफेक्टिव मीनिंगफुल ऑर्डर। ये क्या कह रहा है, जो कॉम्पिटेंट टीचर है, ठीक है, जो योग्य टीचर है, उसको द पीस ऑफ साउंड नॉलेज, ठीक है, एक अच्छी जानकारी विद इन इफेक्ट एंड मीनिंगफुल ऑर्डर में अगर वो लगाए तो किस तरह से होगी, प्रैक्टिस, कॉन्सेप्ट, थ्योरी और रिसर्च। थ्योरी, रिसर्च, कॉन्सेप्ट, देन प्रैक्टिस, कॉन्सेप्ट, थ्योरी, प्रैक्टिस, देन रिसर्च, रिसर्च, प्रैक्टिस, कॉन्सेप्ट और थ्योरी। अभी देखिए ऐसे क्वेश्चन को आप जब भी लगाते हैं तो आप एलिमिनेशन मेथड से लगाते चले जाइए। चलिए अब हम आंसर्स को एलिमिनेट करेंगे। देखिए हमें कॉन्सेप्ट नहीं मालूम, हमें थ्योरी नहीं मालूम, डायरेक्ट हम लोग रिसर्च से कैसे शुरुआत कर सकते हैं, तो ये तो होगा नहीं आंसर, ठीक है ना। डायरेक्ट थ्योरी पे भी हम काम नहीं कर सकते, कोई भी थ्योरी आएगी तो कॉन्सेप्ट से ही ना, राइट। प्रैक्टिसिंग तो हो ही नहीं सकती पहले झट से, ठीक, कुछ भी किया नहीं आप डायरेक्ट प्रैक्टिस कर देंगे, तो आंसर क्या रह जाएगा आपका, सी आंसर करेक्ट होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डेवलप द कॉन्सेप्ट, देन मूव फॉरवर्ड टू द थ्योरी, प्रैक्टिस, देन वी विल फाइनली वी विल गो फॉर द रिसर्च, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, इसका सी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। In ancient India, the education system teacher applied some psychological principles in education, especially to the young children from preschool age to adult, and they are recognized the role of, किससे होता है, the Gurukul type of education, convent system of schooling, sense and preparation and teaching learning, right, all of the above, right। अभी आप इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। आप ये सोचिए कि आप जो है वो 19 के आसपास के या 1920 1930 के आसपास की या उससे भी पहले, सॉरी, ये जहां हमारा फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम शुरू हुआ उससे थोड़ा पहले से सोचने की कोशिश करिए, तो इस क्वेश्चन को आप और अच्छी तरह से लगा पाएंगे। या फिर आप इस तरह से सोचें कि आप जैसे जो आपकी कुरुक्षेत्र के टाइम पे थोड़ी सी अगर करेक्टर्स को आप याद करने की कोशिश करेंगे तो वो भी आपको आसानी देंगे इस क्वेश्चन को समझने के लिए, क्योंकि यहाँ बात किसकी की जा रही है, एंशियंट एजुकेशन सिस्टम की, जो गुरुकुल टाइप का सिस्टम हुआ करता था, ठीक है। और इसमें बेस्ट फिट आंसर आपको चूज करना है, ठीक है। यंग चिल्ड्रन फ्रॉम प्री स्कूल एज, ठीक है, प्री स्कूल के एज के बाद की बात हो रही है, राइट।
तो गुरुकुल टाइप ऑफ एजुकेशन, ये भी बात मतलब गलत नहीं कर सकते इसको। कॉन्वेंट सिस्टम तो ये खत्म ही हो जाएगा, कॉन्वेंट सिस्टम तो था ही नहीं पहले, ठीक है। तो ये भी आंसर कट जाएगा जब एक आंसर खत्म हो गया तो, राइट। अब रह गया गुरुकुल टाइप ऑफ एजुकेशन। दूसरा सेंस एंड परसेप्शन टीचिंग एंड लर्निंग। अभी देखिए आप फिर से क्वेश्चन को पढ़िए, ये कह रहा है साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स की बात कर रहा है, तो प्रिंसिपल कौन से हो जाएंगे, सेंस एंड परसेप्शन इन टीचिंग एंड लर्निंग। आपका सी आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। द बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टीचिंग मे बी कंसिडर्ड एज teaching takes place in a dynamic environment, teaching is a cognitive activity, teaching has a high degree of anatomy, right, it is a continuous profession, and E, it is closely related to education, learning and training, right। अब आंसर्स आपके पास ये हैं, इसके लिए मैं आपको टाइम दे रहा हूं, ठीक है, 15 सेकंड का। आप शिद्दत से इसको पढ़िए और इसका आंसर लगाइए, ठीक है। इसमें कह रहा है कि टीचिंग टेक्स प्लेस डायनामिक एनवायरनमेंट में टीचिंग होती है अच्छे से, टीचिंग जो है वो कॉग्निटिव एक्टिविटी है, राइट, या फिर डायनामिक एनवायरनमेंट में है, डिग्री ऑफ एनाटॉमी, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस प्रोफेशन है, क्लोजली रिलेटेड टू एजुकेशन, लर्निंग एंड ट्रेनिंग, राइट। बढ़िया, चलिए जल्दी से फटाफट आंसर करें। बहुत अच्छे, शाबाश। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर जो है उसका करेक्ट हो जाएगा, मतलब या फिर ये बोल सकते हो कि आंसर जो है इसका फर्स्ट जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अभी आप देखिए, टीचिंग टेक्स प्लेस इन डायनामिक एनवायरनमेंट, स्टैटिक एनवायरनमेंट में तो टीचिंग हो ही नहीं सकती, करेक्ट हो जाएगा ये। दूसरा, टीचिंग इज ए कॉग्निटिव एक्टिविटी, अगर आप कॉग्निटिवली एक्टिव नहीं है तो आप टीचिंग कर ही नहीं सकते, राइट। टीचिंग इज ए हाई डिग्री ऑफ एनाटॉमी, हम एक ही जैसी चीजों को रिफाइन करते रहते हैं, टीचिंग, ठीक है, आपको वही सब्जेक्ट पढ़ाना है, राइट। इज अ कंटिन्यूअस प्रोफेशन, ये भी बात सही है, ये कंटिन्यूअस प्रोफेशन है, राइट। इट इज ए क्लोजली रिलेटेड टू एजुकेशन, लर्निंग और ट्रेनिंग। ये आप ये कह सकते हैं, ये तीन एक ऐसे क्लोज एलिमेंट हैं जहाँ टीचिंग की बात हो, लर्निंग की बात हो, एजुकेशन की बात हो, इन तीनों की बात होगी ही होगी, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, सारे के सारे आंसर करेक्ट हो जाएंगे, फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बेहतरीन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रिक्रिएशनल रीडिंग शुड बी, रिक्रिएशनल टाइप ऑफ रीडिंग जो है वो होनी चाहिए कहाँ पे, क्लासीफाई फॉर स्कूल लाइब्रेरी, असाइंड एज होमवर्क, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ होम नॉट स्कूल, एंड अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ लैंग्वेज आर्ट कैरिकुलम, ठीक है। चलिए बढ़िया, पढ़िए फटाफट और आंसर करिए इसका। रिक्रिएशनल टाइप की एक्टिविटी की बात हो रही है, रिक्रिएशन जो होती है एक तरह से फॉर्मल उसमें नहीं आती हैं, हम एक्सटर्नली यूज करते हैं इसको मोस्टली। जी, मैंने इस पे रिक्रिएशन पे पूरी एक क्लास भी ली है, तो अगर आपको रिक्रिएशन समझने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है। ओके ओके, बढ़िया, बहुत सही। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ लैंग्वेज एंड आर्ट कैरिकुलम, राइट। ये रिक्रिएशनल एक्टिविटी जो है वो स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ठीक है, ना ही इसको स्कूल में क्लासीफाई करते हैं ऐसे करके, असाइंड होमवर्क भी नहीं होता। हम क्या करते हैं, एक तरह से क्रिएटिव अपना टाइम एक स्पेंड करते हैं, ठीक है। ये एक या इंटीग्रल पार्ट है बिल्कुल, ठीक है। चलिए आंसर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। अ गुड टीचर प्रायोरिटी इन द स्कूल शेड बी हिज प्रिंसिपल, हिज सेक्रेटरी ऑफ मैनेजिंग कमेटी, कोलीग और स्टूडेंट। तो ये तो इजी सा क्वेश्चन है, बिल्कुल आप इसका आंसर झट से लगा देंगे, सही सही, बहुत अच्छे, सबका आंसर एकदम सही करेक्ट आया। तो इसमें क्या होगा, स्टूडेंट। जो गुड टीचर है उसकी प्रायोरिटी स्टूडेंट के लिए रहती है, ये नहीं है कि वो प्रिंसिपल की चापलूसी करे, सेक्रेटरी की बातों को सुने, ठीक है, कोलीग की अपनी की बातों को सुनता रहे। वो एक सर्टेन कमेटी है, एक हायर अथॉरिटी है, जब आपको ज़रूरत होती है तो एक पर्टिकुलर टाइम पे आपको क्या करना होता है, चाहे वो प्रिंसिपल की बात हो या सेक्रेटरी मैनेजमेंट, ये सारे के सारे लोग क्या करते हैं, टुवर्ड मतलब उनका जो कोलैबोरेटिव गोल रहता है वो स्टूडेंट की लर्निंग ही रहती है। तो जितनी भी एक्टिविटी, चाहे वो प्रिंसिपल की होंगी, चाहे वो सेक्रेटरी की होंगी,
ठीक है, चाहे वो टीचिंग कोलीग्स आपके जो रहेंगे, मतलब दूसरे टीचर रहेंगे, उन सबकी एक्टिविटी किसको सेंट्रिक रख के की जाएंगी, बच्चों को ही रख के तो करोगे आप लोग, ठीक है। तो जो गुड टीचर होता है उसकी प्रायोरिटी किसको रिस्पॉन्सिबल होती है, प्रायोरिटी रिपोर्टिंग होती है किसकी, स्टूडेंट की लर्निंग पे, ठीक है। ओके, यस, जस्टिफिएबल यूज ऑफ, इसको थोड़ा सा, जस्टिसेबल यूज जो है, रिजल्ट ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड रीडिंग टेस्ट। आप गौर से इस वर्ड को यूज को देखेंगे कि ये बात किसकी कर रहा है, रिजल्ट ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड रीडिंग, ठीक है। ऑप्शंस हैं आपके पास, आइडेंटिफाई एन एरिया ऑफ पीपल डेफिशिएंसी, इवेलुएट द रीडिंग इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम, सर्व एज अ basis for the report card and marks, serve as the basis for the parent conference, ठीक है। बात किसकी हो रही है, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट की बात हो रही है, राइट। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, वी आर टॉकिंग अबाउट स्टैंडर्डाइज्ड रीडिंग। लाइक स्टैंडर्डाइज्ड जब भी कोई भी चीज होती है तो आप ये बात समझ लीजिए कि उसमें क्या होगा, वो किसी ना किसी नॉर्म को रिफरेंस्ड करके की जा रही होगी, और नॉर्म रेफरेंस्ड चीजें जो भी होती हैं वो सारी की सारी चीजें क्या होती हैं, वो किसके लिए होती हैं, आपके मार्क्स डिसाइड करने के लिए होती हैं, जिससे कि आपके जो मार्क्स हैं वो आपके रिपोर्ट कार्ड पे चढ़ पाए, ठीक है। ओके, तो सी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। तो बाकी आज की जितनी भी क्लास थी उसमें इतना ही, हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में, और अगली क्लास में हम और ज़्यादा टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन करेंगे, और फिर टीचिंग एप्टीट्यूड को ख़त्म करते ही अगली क्लास के बाद नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें हम लोग रिसर्च एप्टीट्यूड करेंगे, और जो फिजिकल एजुकेशन की क्लास है वो जो है इसके पैरेलल जो है वो चलती रही, ठीक है। ओके।